हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का लेसन सेकंड जो हमारा चल रहा है उसका पार्ट बी करेंगे। हम इसका ए पार्ट कर चुके हैं और आज हम इसका बी पार्ट स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टूडेंट्स, हमने सेकंड ए पार्ट में पढ़ा था कि स्वयं किसे कहते हैं, स्वयं की अवधारणा क्या है और स्वयं को किस प्रकार स्वयं व्यक्ति अपनी और एक छोटा बच्चा अपनी पहचान बनाना प्रारंभ कर देता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका विकास किस प्रकार से होता है। तो स्वयं का अर्थ यह नहीं है जो जन्म से व्यक्ति में विद्यमान होता है, अपितु जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसके स्वयं का निर्माण और विकास होता जाता है। जैसे जैसे बच्चे को उसके आसपास का एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे जैसे उसका वृद्धि और विकास होता है, उसी प्रकार से उसका स्वयं का निर्माण और विकास होता चला जाता है। और ये जो विकास हो रहा है उसमें उसके सारे एस्पेक्ट्स का विकास देखा जाता है, सारे एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट्स देखा जाता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, व्यक्तिगत विकास, सभी विकास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्वयं के निर्माण और विकास के लिए। अब हम यहाँ जानेंगे कि जो बच्चा है उसके जीवन चक्र किस प्रकार से प्रारंभ होता है। इस चैप्टर में हम 4 चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। उन 4 चरणों में स्वयं का निर्माण और विकास किस प्रकार होता है यह जानेंगे। अब इन अवस्थाओं के नाम हैं। पहली अवस्था है शैशवकाल अवस्था, सेल्फ इन इन्फेंसी, जो कि 0 to 2 इयर्स की अवस्था होती है। सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, यह 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। और थर्ड है मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 7 to 11 इयर्स की होती है। स्टूडेंट्स, ये जो बाल्यावस्था होती है यह 2 से 11 वर्ष की होती है, पर इसे 2 भागों में बांट दिया गया है जिससे कि चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। यह है 2 से 6 वर्ष के बीच में और 7 से 11 वर्ष के बीच में, इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। और फोर्थ है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, जो कि 11 से 19 साल तक की अवस्था होती है। तो इन चारों अवस्थाओं के अंतर्गत एक बच्चे के स्वयं का निर्माण और विकास किस प्रकार होता है, हम इसका अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, यह चैप्टर भी मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही तैयार किया है। मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल पहुंच सके। इस कारण थोड़े से वीडियो लंबे हो जाते हैं, पर मैं पूरी बुक को इस तरीके से उसके नोट्स बना के तैयार करती हूँ जिससे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके पास सभी नोट्स अवेलेबल हो सके, पूरा स्टडी मटेरियल आप तक पहुँच सके। तो अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताओं का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। यहाँ पे आपके प्रश्न बन सकता है कि शैशवावस्था किसे कहते हैं। तो शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। तो अब हम इस दौरान बच्चे के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं स्वयं को जानने की, उसे समझेंगे। तो इसका आंसर है कि जन्म के समय हमें विशिष्ट अस्तित्व यानी कि यूनिक एग्जिस्टेंस की जानकारी नहीं होती। इसका अर्थ है कि शिशु यह महसूस नहीं कर पाता कि वह बाहर के संसार से अलग और भिन्न है। उसे अपने बारे में कोई जानकारी, समझ और पहचान यानी कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। इन सभी शब्दों से हमारा तात्पर्य उनके मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी कि मानसिक निरूपण से है। इस लाइन का क्या अर्थ है कि बच्चा इतना छोटा होता है कि उसे अपने बारे में जानकारी नहीं होती है कि वो कौन है, वो क्या है, वह अपनी समझ उसकी इतनी विकसित नहीं हो पाती है, उसकी अपनी पहचान नहीं होती है, वो यह नहीं बता पाता है कि वो कौन है, ठीक है, उसके अंदर क्या गुण है, उसको यह पता नहीं चलता है। पर धीरे धीरे उसके मस्तिष्क के अंदर एक मानसिक चित्र बनना प्रारंभ हो जाता है कि अब वो धीरे धीरे अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। शिशु अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि यह उसका हाथ है और वह अन्य सभी लोगों और वस्तुओं जिन्हें वह अपने चारों ओर देखता है से अलग है, क्योंकि स्वयं की भावना शैशवावस्था के दौरान क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है। यानी कि
बच्चा है वो धीरे-धीरे अपने बारे में जानना प्रारंभ करता है। अभी तक उसको इतना सा भी ज्ञान नहीं हो पाता है कि यह जो हाथ है वो उसका खुद का है। वो बाहर के वातावरण के साथ धीरे-धीरे सामंजस्य स्थापित करता है, एडजस्टमेंट करने शुरू करता है, वो अपने बारे में जानना धीरे-धीरे प्रारंभ करता है। तो ये जो जानने की प्रक्रिया है, जो अपने आप की समझ, जानकारी और पहचान की प्रक्रिया है, ये एक क्रमिक रूप में होती है, एक सीक्वेंस के रूप में होती है। ऐसा नहीं होता है कि उसे जल्दी ही सारी जानकारी हो जाए। धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, धीरे-धीरे उसका विकास होता चला जाता है, और जैसे-जैसे विकास होता है, वैसे धीरे-धीरे वह अपने आप को जानना प्रारंभ कर देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो बाल विकास है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आस-पास के वातावरण में देखिए, वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, वो किस प्रकार की क्रियाएँ करते हैं, वो किस प्रकार के रिएक्शंस देते हैं आपसे बात करने पर, वो ही आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप अब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास के वातावरण में जितने भी छोटे बच्चे हैं, उनकी प्रक्रियाओं को ऑब्जर्व करें, वो किस प्रकार से प्रक्रिया करते हैं। आपको ये चैप्टर, यह सारी प्रक्रियाएं देखने के बाद इजीली समझ में आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इस प्रकार है। शिशुअवस्था के दौरान जब शिशु अपनी पहचान करने लग जाता है, उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। उसमें एक छोटे बच्चे को, जो कि 2 साल तक का है, उसके गाल के ऊपर एक छोटी बिंदी रेड कलर की या लिपस्टिक का लिपस्टिक हल्की सी लगा दी जाए और उसे शीशे के सामने खड़ा कर दिया जाए। तो अगर वह बच्चा उसे छूता है और अपने आप को पहचानता है और उस लाल धब्बे और बिंदी को पकड़ने की कोशिश करता है, यानी वो अपने आप को पहचानता है। ठीक है। और अगर वह बच्चा अपने प्रतिबिंब को देखने पर, यानी कि शीशे में जब अपने आप को देखता है और उसके साथ खेलने लग जाता है, यानी वो यह समझता है कि यह मैं नहीं हूँ, यानी वो अपने आप को नहीं पहचानता, और वह उस प्रतिबिंब को एक दूसरा बच्चा समझकर उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। अगर वह बच्चा अपने उस गाल पे लगे बिंदी के निशान को या लाल रंग के निशान को हटाने की कोशिश करता है, इसका अर्थ है कि वह बच्चा अपनी पहचान कर रहा है। और अगर वह बच्चा उसे प्रतिबिंब को साथ खेलना प्रारंभ कर देता है, तो उसका अर्थ है कि वह अभी अपने आप की पहचान नहीं कर पा रहा है, वह अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। अब आप अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो आप इस एक्टिविटी को करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आएगा। दूसरे वर्ष में शिशु व्यक्तिगत सर्वनाम जैसे मैं, मुझे और मेरी का उपयोग करने लगता है। वह किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का अधिकार जताने लगता है, जैसे यह मेरा खिलौना है, यह मेरी माँ है। अगर वह अपनी मदर की गोदी में है और हम उसे ले रहे हैं और बोलेंगे ये मेरी माँ है, तो वो बोलेगा नहीं, ये मेरी मम्मा है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरे पापा हैं। तो इस प्रकार वो कुछ प्रोनाउंस का स्टार्ट करना प्रारंभ कर देता है, मुझे, मेरी, अपनी वस्तुओं को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अपने बारे में अथवा जो कार्य वह कर रहा है उसे बताने में, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस समय तक शिशु स्वयं को तस्वीर में पहचानना शुरू कर देता है, मतलब वो अपने आप के बारे में बताना शुरू कर देता है कि क्योंकि इस समय तक बच्चे का भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है और वह धीरे धीरे ये बताना प्रारंभ कर देता है, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, और अपने आप को शीशे में देखता है और खुश होता है, यानी कि वो अपनी पहचान प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर हमने शिशु के जो शैशवावस्था है उसमें स्वयं की पहचान और विकास के बारे में जाना, जिसमें हमने यह सीखा कि 2 वर्ष की अवस्था आते आते बच्चा कुछ शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देता है, जिसमें उनके पास मुझे, मेरी, अपनी चीज के बारे में ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताओं का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था किसे कहते हैं। तो यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। इस समय स्टूडेंट्स, जो बच्चा होता है वो अच्छे से बोलना प्रारंभ कर देता है, अपनी बात को समझा देता है और दूसरों की बातों को समझना प्रारंभ कर देता है। पर अगर हमें बच्चों के स्वयं के बारे में जानना है, तो हमें उनसे बातचीत करनी होगी, उन्हें ऑब्जर्व करना होगा। अब
स्वयं की समझ की 5 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है कि ये जो बच्चे होते हैं ये अपना फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं, अपने बाह्य वातावरण के बारे में बताते हैं। जैसे ये बच्चे किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते बल्कि अपने बारे में बताते हैं, जैसे मैं लंबा हूँ, ये मेरा खिलौना है, ये मेरी साइकिल है, ये मेरे कपड़े हैं। यानी कि जो उनके पास वस्तु होती है वो उसके बारे में स्वयं का के विवरण के साथ उसको एक्सप्लेन करते हैं, ना कि वो कंपैरिजन करते हैं। दूसरा है कि वे जो कार्य करते हैं उनके अनुसार स्वयं का विवरण देते हैं। डिस्क्राइब देमसेल्फ इन टर्म ऑफ थिंग्स दे कैन डू। उदाहरण के लिए खेल संबंधी क्रियाकलाप के बारे में वह कहेगा कि मैं साइकिल चला सकता हूँ। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बच्चा, अगर 3 साल का बच्चा जो कि इजीली साइकिल चला सकता है, तो वो एक्सप्लेन करेगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं घर बना सकता हूँ। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि बच्चे दुपट्टा लेके घर बना लेते हैं, पिलो लेके और उसके साथ घर बनाते हैं और बोलते हैं दिस इज माई बिग हाउस। वो काउंटिंग कर सकते हैं, तो जो काम वो कर सकते हैं उसे वो इजीली एक्सप्लेन करते हैं। वो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं। ये मेरा डॉल हाउस है, ये इसे मैं बना सकती हूँ, मैं पेंटिंग बना सकती हूँ। तो वो अपने बारे में जो प्रॉपरली अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज उनका विवरण निश्चित होता है, अर्थात वे स्वयं को उन वस्तुओं के अनुसार परिभाषित करते हैं जो वो कर सकते हैं अथवा जो उन्हें दिखाई पड़ता है। मेरे पास टेलीविजन है, मेरे पास फोन है, ये मेरा टैडी है, ये मेरा टॉय है। जो चीज उनके पास होती है उसको वो उसका पूरा विवरण दे सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं। जैसे एक बच्चा कह सकता है मुझे कभी डर नहीं लगता। वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके बताते हैं कि उसको चाहे डर लग रहा हो सकता है वो डरता हो, पर वो अपने बारे में जब बताता है वो स्वयं को यही बताता है कि मैं डरता नहीं हूँ, मुझे सभी कविताएं आती है। पर ये जरूरी नहीं है कि उसको आती होगी, पर जब वो अपना विवरण देता है तो वो अपने बारे में यही बताता है कि वो अपना आंकलन इस प्रकार से करता है कि मुझे ये सब चीजें आती है, मैं अच्छे से साइकिल चला सकता हूँ। हो सकता है कि वो साइकिल चलाते चलाते गिर भी जाए, पर वह जब भी बताएगा तो वह यही बताएगा कि हाँ मैं साइकिल चला सकता हूँ। फिफ्थ पॉइंट इज छोटे बच्चे यह जानने में भी असक्षम होते हैं कि उन्हें भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं। अलग अलग समय में अच्छे बुरे मतलबी वे आकर्षक हो सकते हैं। जब उन्हें कोई वस्तु चाहिए होती है तो उसके लिए वह रोना भी शुरू कर देते हैं, और अगर उन्हें वह चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है तो वो उसके लिए खुश भी हो जाते हैं। तो वो अपने आप को नहीं बता सकते कि मैं खराब हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मतलबी हूँ। ऐसा नहीं है, पर वो अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि अपने रहने के तरीके से, अपने काम करने के तरीके से वो जो भी चीज बना रहे हैं, जैसे कोई पेंटिंग भी रहा है बच्चा, तो वो यही कहेगा कि देखो मैंने कितनी सुंदर बनाई है। तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छी बनाई है, जिससे जो बच्चा है वो अपने इस कौशल को जान सके और उस कौशल का सही प्रकार से विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य बाल्यावस्था किसे कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था की विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है मध्य बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो यह 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसे मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं। मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं बच्चे का स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन अधिक जटिल हो जाता है। बढ़ती हुई जटिलता की विशेषताएं बताने वाले 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। अब इस समय जो बच्चा है वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से कर सकता है। जिन बातों का उनको पता नहीं होता है, धीरे धीरे वातावरण के साथ वह उससे अवगत होने लग जाता है। वह अपने कौशल को, अपनी क्षमताओं को जानने लग जाता है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है वो अब पहले से और अच्छा हो जाता है। अब इसकी फर्स्ट विशेषता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज, अब बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं, अपने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के संदर्भ में अपना विवरण देता है। वह अधिक संभव है कि बच्चा अधिक मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जैसे प्राथमिकताएं और व्यक्तित्व संबंधी गुण के बारे में अधिक बताए। जैसे नाम तथा शारीरिक विशेषताओं के बारे में ना बताए, बच्चा कह सकता है मैं अच्छा हूँ, मैं मेहनत करके अपना कार्य समय पर समाप्त कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, विशेषता क्या है कि वो अब अपनी आंतरिक विशेषताएं जानने लग गया है कि मैं इससे और अच्छा बना सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। इस प्रकार वो अपने गुणों को जानने लग जाता है। सेकंड पॉइंट है कि बच्चे के विवरण में सामाजिक विवरण और पहचान, सोशल डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिटी शामिल होती है। बच्चे जिस वर्ग से संबंध रखते हैं उसके संदर्भ में स्वयं को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मैं स्कूल के संगीत समूह में हूँ, मैं डांस टीम में हूँ, मैं प्रेयर करने के वाले उस ग्रुप में हूँ जो कि सुबह प्रेयर करता है। तो वो अपने आप की जो पहचान है और समाज के साथ उसका जो संबंध है उसको इजीली बता सकता है कि हमारी टीम अब खेलने जाएगी, मैं पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करूंगी। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके गुणों का विकास होता चला जाता है, वो अपनी सामाजिक विवरण और पहचान बताने लगता है। थर्ड पॉइंट इज, बच्चे सामाजिक तुलना यानी सोशल कंपैरिजन करने लगते हैं। वे स्वयं को वास्तविक रूप, एब्सोल्यूट टर्म्स के बजाय अन्य लोगों के तुलनात्मक रूप, कंपैरेटिव टर्म से भिन्न बताते हैं। अतः वे यह सोचना आरंभ कर देते हैं कि वह अन्य की तुलना में क्या कर सकता है। जैसे मैं किरण से तेज दौड़ सकती हूँ, मैं अपने फ्रेंड से लंबी हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बच्चा दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि देख मैं अब आपसे लंबी हूँ, मैं तेरे से अच्छा बना सकती हूँ। तो इस तरीके से इस एज में यानी कि जो मध्य बाल्यावस्था है, मिडिल चाइल्डहुड है, उसके अंतर्गत कंपैरिजन की भावना आने लग जाती है। मैं अपने भाई से सुंदर लिख सकती हूँ, मैं अपने भाई से अच्छी स्विमिंग कर सकती हूँ। तो ये जो कंपैरिजन की भावना है ये इस समय आने लग जाती है। सामाजिक तुलना करने लगते हैं, मतलब जो समाज के अंदर जो अब बच्चे का सबसे पहला सामाजिक समूह उसका परिवार होता है और उसके बाद उसका स्कूल होता है। इस अवस्था में बच्चे के पास ये दोनों सामाजिक समूह होते हैं जिसमें वो तुलना करना प्रारंभ कर देता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया स्टूडेंट्स, वास्तविक रूप। वास्तविक रूप के क्या अर्थ है कि वास्तविकता में वो क्या है उससे वो दूसरे के साथ तुलना करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वास्तविक रूप और तुलनात्मक रूप यानी कि जो वो है उसके साथ और जिससे वो तुलना कर रहा है उन दोनों के बीच में वो डिफरेंस करना शुरू कर देता है, कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। अच्छे और बुरे का उसको पता चलने लग जाता है। वे वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर करने लगते हैं। अतः वे अपनी वास्तविक क्षमता जो उसके पास है और जो उसके पास होनी चाहिए अथवा जो वे समझते हैं कि अधिक महत्वपूर्ण है में अंतर कर सकते हैं। यानी कि उसने किसी बच्चे ने एक पेंटिंग बनाई पर उसे वास्तविकता में पता है कि उसकी पेंटिंग अच्छी है या नहीं है। तो जो अच्छी पेंटिंग है वो उसके साथ कंपैरिजन कर सकता है और वह यह शब्द यूज करता है कि मैं इस अब ये तो मेरी अच्छी नहीं बनी है पर मैं इससे और अच्छी बना के दिखाऊंगा। अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर सही नहीं आते हैं उसके हिसाब से जितना वो डिजर्व करता है तो वह यही बोलता है कि मैं इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाई पर मैं नेक्स्ट टेस्ट में इससे और अच्छे मार्क्स ला के दिखाऊंगी। यानी कि वो जो है वो अपने आप को पहचानता है बच्चा और जो वास्तविक रूप में है वह उससे उस जो आदर्श रूप में जो बनना चाहता है। आदर्श स्वयं का क्या मतलब है? आदर्श स्वयं का मतलब है रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ का मतलब है कि जहाँ पे वो इस समय स्टैंड कर रहा है और आइडियल सेल्फ का मतलब है कि वो अपने आप को कहाँ देखता है। मतलब वह देखता है कि नहीं मैं क्लास में फर्स्ट आ सकती हूँ, मैं कोई भी कंपटीशन जीत सकती हूँ। तो वो जो जो अभी है और जो जीतने तक का जो गैप है वो उसको फिल करने के बारे में उसमें समझ विकसित हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, पूर्व विद्यालय बच्चे की तुलना में इस उम्र के बच्चों का स्वयं का विवरण अधिक वास्तविक यानी कि रियलिस्टिक हो जाता है। वस्तुओं और स्थितियों को अन्य लोगों के नजरिए से देखने की क्षमता के विकसित हो जाने का कारण ऐसा हो सकता है। अब जो प्री स्कूलर्स होते हैं उससे उसके कंपैरिजन में अब बच्चों के जो क्वालिटीज हैं उसमें बहुत फर्क आ जाता है और बच्चे को पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, यानी कि मेरा रियल सेल्फ क्या है और जो उसके दिमाग में एक आइडियल सेल्फ होता है वो आदर्श रूप से अपने आप को जहाँ पे रखना चाहता है उस क्षमता का उसके अंदर विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज
फोर्थ क्वेश्चन इज किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था का अर्थ है विकसित होना। एक बालक का विकसित होने की प्रक्रिया है जिसमें उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं और यह 12 से 19 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह वो अवस्था होती है जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है। बाल्यावस्था हमने पढ़ा, हमने बाल्यावस्था के 2 पार्ट पढ़े जिसमें मिडिल चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा। तो यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है। यह जो किशोरावस्था का टाइम होता है ये बहुत जटिल समय होता है और हम इसे निर्णायक मोड़ भी कहते हैं। यह किशोरावस्था का एक नाजुक समय होता है जिस समय किशोर बालक बालिकाओं को अपने करियर से संबंधित बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। अपने आगे वो क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, उनके क्या एम है उसके बारे में वो सोचते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने किशोरावस्था के बारे में जाना कि हम किशोरावस्था किसे कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि किशोरावस्था एक ऐसा समय है जब किशोर अपनी पहचान का संकट अनुभव करते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि पहचान का संकट हम किसे कहते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष के कारण दीजिए। तो इस आंसर के अंदर हम पहचान के संकट के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे और इसमें एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि एरिक्सन की पहचान के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक थे और उनके नाम पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एरिक्सन की पहचान के कौन से सिद्धांत हैं। तो उन्होंने पहचान के सिद्धांत दिए जिसमें जो फिफ्थ स्टेप था उसमें उन्होंने किशोरावस्था की पहचान के बारे में पढ़ा। तो अब हम उसे समझेंगे कि पहचान के सिद्धांत क्या है। उससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे कि आपके घर के आसपास अगर 5 वर्ष के, 9 और 13 वर्ष के बच्चे हैं तो आप उनसे बात करें और वो अपने बारे में क्या सोचते हैं उस बातचीत को महसूस करें और उसे लिखें, जिससे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। पहचान के विकास हेतु किशोरावस्था महत्वपूर्ण है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एच एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक हमारे विकास के प्रत्येक स्तर पर हमें कुछ सफलता पानी होती है जिसे हम विकास के अगले चरण में पहुंचते हैं। मतलब हर एक जिन चरणों की हमने बात कही तो शैशवावस्था के बाद से लेके हर एक हर एक बच्चे की अवस्था के ऊपर, हर एक स्टेज के ऊपर बच्चा सक्सेस होना चाहता है और वह एक सफलता पाना चाहता है जिससे कि वो आगे विकास के चरण में पहुंच सके। जैसे कि अगर बच्चा गेम्स में बहुत आगे तो वो चाहता है कि मैं स्कूल लेवल पे जीतूं, स्कूल लेवल पहले क्लास लेवल पे जीतूं, फिर स्कूल लेवल पे जीतूं, फिर उसे इंटर स्कूल के में जीतूं, फिर स्टेट लेवल पे जाऊं और फिर नेशनल लेवल पे जाऊं। यानी वो अपनी सफलता को नेशनल लेवल तक देखता है एक लेवल से। तो हर हर एक कॉन्सेप्ट में वो इसी तरीके से सोचता है, चाहे उसे गेम्स में ले लो, चाहे पढ़ाई में ले लो, कोई सिंगिंग में आगे है तो चाहे सिंगिंग में जिस पोजीशन पे वो आज है उससे वो आगे फ्यूचर की कल्पना करना प्रारंभ कर देता है। पहचान की भावना का विकास करना अर्थात किशोरावस्था के दौरान स्वयं को संतोषजनक रूप से दर्शाना एक प्रमुख कार्य है। किशोरावस्था पहचान के विकास हेतु महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि इस समय स्वयं के विकास का ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। स्टूडेंट्स, ये जो अवस्था है ना, ये आप लोगों की खुद की अवस्था है, तो इस पॉइंट को और इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने फैमिली से किसे क्या उम्मीद करते हैं, आप अपने फ्रेंड से क्या उम्मीद करते हैं, उनसे व्यवहार का किस प्रकार से चाहते हैं, वो सब आप महसूस करेंगे। तो अब आप अपना सोचें और इस चैप्टर को समझें। तो इस समय आप जैसे हो तो आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हो कि मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहती हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरे नोट्स सबसे अच्छे होने चाहिए, मेरी प्रोजेक्ट सबसे अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी एक पहचान बन सके और आप समाज में भी कहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं सबसे सुंदर नजर आऊं, मैं सबसे अलग नजर आऊं। तो आप उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आप अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आप सबसे अच्छी आपका जो भी ड्रेसेस का कलेक्शन होगा आप उसमें से सबसे अच्छी ड्रेस सेलेक्ट करेंगे कहीं बाहर जाने के लिए, आप सबसे अच्छी हेयर स्टाइल बनाएंगे, आप सबसे अच्छे शूज़ वेयर करेंगे, फुटवेयर्स वेयर करेंगे, जिससे कि आप सबसे अलग दिखें और आपकी एक अलग पहचान हो। तो यह जो अवस्था होती है ये बहुत ही कठिन समय होता है।
इस समय जो बच्चे होते हैं इस कठिन अवस्था के 3 कारण हैं। पहला है कि इस समय किशोरावस्था से पहले कभी भी व्यक्ति स्वयं को जानने में इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। तल्लीन होना यानी अपने बारे में इतना नहीं सोचता है, बहुत सारी चीज़ों को ईज़िली ले जाता है। अर्थात अब वह समय को स्वयं को समझने के लिए अत्यधिक चिंतित नहीं होता है। इससे पहले जो बच्चा होता है उसको कोई चिंता नहीं होती है, उसका होमवर्क कैसे भी हो रहा है, अगर उसको बाहर जाना है तो वो चला जाता है, उसको यूँ नहीं लगता है। पर आज अगर आप किशोरावस्था की अवस्था में हैं, अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप बाहर स्टेशनरी शॉप से एक बुक लेके आएँ, तो उससे जाने से पहले आपको 15-20 मिनट लगेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ, नहीं लग रही, मेरे हेयर स्टाइल सही है या नहीं सही, मुझे दूसरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने आप को हर जगह अपने बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, हम अपनी चिंता प्रारंभ कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट है, किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में व्यक्ति स्वयं और पहचान की अपेक्षा स्थायी भावना निर्मित कर लेता है और कह सकता है मैं यह हूँ, यानी कि वो अपने बारे में एक भावना विकसित कर लेता है अपनी पहचान के बारे में, स्वयं के बारे में कि मैं क्या हूँ। जैसे कि अब बच्चा बड़ा होता जाता है, अब उसको पता है कि जैसे मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे आगे क्या पढ़ाई करनी है, मैं आगे क्या बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एक परिकल्पना शुरू हो जाती है कि मैं यह हूँ और मैं आज यह हूँ और मैं आगे भविष्य में ये परिकल्पना करती हूँ कि मुझे ये होना है। ठीक है, तो इस कारण ये जो अवस्था है ये थोड़ी सा क्रिटिकल टाइम होता है, एक कठिन समय होता है। थर्ड पॉइंट है कि यह वह समय भी है जब व्यक्ति की पहचान पर शारीरिक परिवर्तनों और बदल रही सामाजिक मांगों का प्रभाव पड़ता है। अब इस समय शारीरिक परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं, गर्ल्स के अंदर अलग चेंजेस आने लग जाते हैं, फिजिकल चेंजेस आने लग जाते हैं, बॉयज़ के अंदर अलग फिजिकल चेंजेस आने लग जाते हैं। और सामाजिक मांग का क्या मतलब है, इस समय उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, बच्चा परिवार में अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है और परिवार वाले भी चाहते हैं उससे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, अपने करियर के बारे में सोचे, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचे। तो यह सब क्या है, ये एक सामाजिक मांग है। ऐसे ही जैसे स्कूल में एक टीचर सोचता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो बहुत ही उसमें बहुत अच्छे से डिसिप्लिन होना चाहिए, पढ़ाई में सबसे अच्छे नंबर आने चाहिए, मार्क्स सबसे ज़्यादा होने चाहिए। तो यह एक स्कूल की मांग हो जाती है। तो इस प्रकार इस अवस्था में बच्चों से अलग अलग सामाजिक मांग हो जाती है, उनके फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। किशोर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बड़ों की तरह व्यवहार करें अथवा परिवार, कार्य और विवाह संबंधी उत्तरदायित्वों को निभाना आरंभ कर दे। अब स्टूडेंट्स इस समय क्या होता है कि अलग-अलग डिमांड हो जाती है। जैसे अगर हम फॉरेन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे इस समय किशोरावस्था की अवस्था में बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है कि अब वो अपने डिसीजंस खुद लें, अपने करियर का निर्माण, अपने भविष्य का निर्माण वो खुद करें। पर अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर हम बच्चे के ऊपर अंतर्निर्भरता पर अधिक ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अंतर्निर्भरता से यहाँ पे क्या मतलब है, हम उसे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बांधना प्रारंभ कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आपकी मदर बाहर 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आप घर का ध्यान रखना, आप अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखना, आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस बात का ध्यान रखते हैं और उस कर्तव्य को निभाने का प्रयास करते हैं कि जब तक मम्मा वापस ना आ जाती हैं, जब तक सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी ये क्या हुआ, ये आपकी अंतर्निर्भरता हुई। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, आपको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है। सभी संस्कृतियों में किशोरावस्था दुविधा और असहमतियों से भरी हुई अवस्था होती है। यहाँ पे दुविधा और असहमति का क्या मतलब होता है कि जो समाज है उसके साथ बच्चों के जो व्यूज हैं उसके साथ सहमति बहुत कम हो पाती है उनके, क्योंकि जनरेशन गैप आ रहा है। पहले पेरेंट्स की सोच अलग होगी, बच्चों की सोच अलग होगी, तो उन दोनों की सोच के अंदर असमानता बनी रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जहाँ पे इस असमानता को समाप्त कर दिया जाता है, जहाँ पे दोनों ही ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, वहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो और अच्छे हो जाते हैं परिवार के साथ, समाज के साथ और अपने पीयर ग्रुप के साथ में।
किशोर की पहचान बनाना विकास की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने किशोरावस्था की परिभाषा को जाना और उसके कारणों के बारे में समझा कि इस समय पहचान बनाने के क्या कारण होते हैं। पर इसको और एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम पहचान बनाने के बारे में, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बारे में थोड़ा और समझेंगे और यह विकास के लिए किस लिए आवश्यक है और इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो किशोर बच्चे की तरह समझाने पर विरोध कर उठता है। अगर उसको बच्चे की तरह डील किया जाता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे ये सब बातें मत समझाओ। लेकिन वो किसी हद तक यह चाहता है कि जो पेरेंट्स है वो उसके साथ सांत्वना भी करे। अगर वो कोई गलती करता है तो वो उसके साथ सांत्वना के साथ व्यवहार करें। जैसे एक बच्चा चाहता है कि माता पिता भी अक्सर किशोर को बड़ों की तरह व्यवहार करने के लिए कहते हैं, लेकिन अन्य क्रियाकलाप और व्यवहार किशोर को यह दर्शाते हैं कि वह यह नहीं समझते कि वह काफी बड़ा हो चुका है। जैसे बहुत बार आपके परिवार में भी ऐसा होता होगा कि बहुत जगह आपको पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, अभी आप छोटे हो, आप ये काम नहीं कर सकते। और जब डिसीजन लेने का टाइम आता है तब तो वो बोलते हैं कि आप बहुत छोटे हो, आप ये काम नहीं कर सकते। और कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं, आप बड़े हो गए हो, आपको ये काम आना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। तो ये असमंजस की स्थिति इस अवस्था के दौरान बनी रहती है, बच्चे के दिमाग में भी और पेरेंट्स के दिमाग में भी, कि एक्चुअल में इस समय कई अवस्थाएं ऐसी होती है जहाँ पे हम उसको बड़ों की तरह डिसीजन लेने पर नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? और उस समय यह सोचा जाता है कि नहीं, अभी ये बच्चा है, उसके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो इतनी विकसित नहीं है जितनी कि बड़ों की है। सेकंड पॉइंट है, यह व्यवहार संस्कृति विशेष और परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार लड़कों और लड़कियों के लिए भिन्न हो सकता है। अतः किशोर स्वयं परस्पर विरोधी भावनाओं का अनुभव करता है और उसके चारों ओर संपर्क में आने वाले लोग भी परस्पर विरोधी संदेश देते हैं और सामाजिक अपेक्षाएं रखते हैं। जैसे कि अगर घर में लड़का और लड़की दोनों हैं तो उन दोनों के लिए अलग अलग व्यवहार किया जाता है। कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो बॉयज को दी जाती है, जहाँ पे गर्ल्स ये सोचती है कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ। और कई ऐसे काम होते हैं जिसमें बॉयज कहते हैं नहीं, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है और परिवार की जो अपेक्षाएं हैं वो अलग अलग होती है। इस समय बहुत सारी बातों पर विद्रोही भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती है। जैसे कि जो गर्ल्स होता है, गर्ल्स को बोला जाता है कि नहीं, तुम्हें टाइम पे घर में आना है, जबकि बॉयज थोड़ी देर तक बाहर खेल भी रहे तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो ये कुछ विरोधी भावनाएं होती हैं जो कि परिवार में होती है इस अवस्था के दौरान। थर्ड पॉइंट है कि आपने स्वयं भी अपने लिए ऐसा अनुभव किया होगा। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्य आपसे चाहते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों में जहां तक बातचीत करने या सजने संवरने का संबंध है, आप बड़ों की तरह व्यवहार करें, लेकिन यह भी सोचते हैं कि परिवार में बजट पर चर्चा करने के लिए आप काफी छोटे हैं। मतलब पेरेंट्स, कई घर के ऐसे डिसीजन होते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, अब आप बड़े हैं, अब आप कर सकते हैं। अच्छे से तैयार होना, अपने आप तैयार हो कि आपको जहाँ जाना है उसके हिसाब से तैयार होना। पर जब बजट की बात या पैसों की बात आती है तो वहाँ पे कहा जाता है कि नहीं, अभी आप छोटे हैं, आप ऐसे निर्णय नहीं ले सकते, आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये जो केस है ये आपके साथ भी, आपके परिवार में भी आपके साथ होता होगा। फोर्थ पॉइंट है, किशोरावस्था के दौरान पारिवारिक और सामाजिक स्रोतों की परस्पर विरोधी अपेक्षाएं व्यक्ति की स्वयं की बदलती हुई आवश्यकताओं और परस्पर विरोधी संवेग नए विकसित हो रहे हैं। अब इस समय परिवार के साथ, समाज के साथ बहुत सारी विरोधी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती है। अपने करियर को लेके, अपनी शिक्षा को लेके कई बार होता है पेरेंट्स अलग दिशा की तरफ जाने के लिए कहते हैं और अलग करियर चुनाव के बारे में बोलते हैं। पर जो बच्चा होता है वो कुछ अलग बनना चाहता है। तो ये बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर परिवार के अंदर विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, विरोधाभास उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, स्वयं के साथ एकीकरण में बाधा डाल सकते हैं। अतः किशोर अपनी भूमिका संबंधी उलझन और पहचान संबंधी उलझन का अनुभव कर सकता है। कई बार हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो प्रॉपर टाइम टेबल बनाए, अपना काम समय पर प्रारंभ करे, समय पर स्टार्ट करे और टाइमली उसे ख़त्म करें। तो पर उस समय बच्चे के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हो रहे होते हैं
तो वह कई बार इन कामों को प्रॉपरली कर पाता है और कई बार नहीं कर पाता है। तो इस समय उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपनी पहचान बनाने के लिए। अपना आदर्श संबंधी उलझन का पहचान संबंधी उलझन का क्या अर्थ है कि हम जैसा उससे चाहते हैं, जैसी उसकी पहचान बने, वैसा कई बार बहुत सारे कारणों के कारण वो नहीं बना पाता है। ये अब नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं कि भूमिका संबंधी उलझन और पहचान संबंधी उलझन किसे कहते हैं। पहचान के संकट की भावना अथवा भूमिका संबंधी उलझन पैदा होती है जब किशोर यह महसूस करता है कि पहले की तुलना में आप जिस कार्य को करने की और जिस तरह का व्यवहार करने की उसने अपेक्षा की है उसमें बहुत अंतर है। कई किशोर विशेषकर जो पारिवारिक व्यवसाय में लगे होते हैं उनमें यह अलगाव की भावना उत्पन्न नहीं होती और इससे अधिक संवेगात्मक उथल पुथल भी नहीं होती है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि एक मदर है, वो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जैसे वो अलग अलग भूमिका संबंधी उलझन उसके अंदर कैसे होती है। जैसे वो अपने बच्चों से चाहते हैं कि हाँ, बच्चा सोचता है मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं वकील बनूं, मैं एंकर बनूं, मैं क्या बनूं, और वो किस पोजीशन पे है, क्या वो ये बन सकता है, क्या उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि वो इतना पैसा लगाकर वहां तक पहुंच सकता है। तो ये उसके मन में एक उलझन रहती है। ये क्या है? ये पहचान के संकट की उलझन रहती है। अब इसमें उन बच्चों को बहुत फायदा होता है जो कि अपने पारिवारिक व्यवसाय में जाते हैं। पारिवारिक व्यवसाय का क्या अर्थ है कि पेरेंट्स का जो काम चल रहा होता है, जैसे पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो बच्चे को भी चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी इसी लाइन में आ जाए। तो उस बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पहले से ही देखने को मिलती है, समझने को मिलती है कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार से वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो अपना काम आगे बढ़ने के लिए अपने अपने करियर को किस प्रकार प्रारंभ किया जाए, ये उसके सामने उलझन नहीं होती है क्योंकि ये सारे उसके आंखों के सामने हमेशा से ही चलता आ रहा होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है। तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर उसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से शुरू करनी होगी तो उसे उसके सामने बहुत सारी उलझनें आएगी। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आपको ये बात बहुत आराम से समझ में आ जाए, बहुत इजीली समझ में आ जाए कि अगर फैमिली वाला व्यवसाय करता है, वो एक पारिवारिक व्यवसाय करता है तो उसको कम कठिनाई, कम उलझन का सामना करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके पास पहले से ही उपलब्ध होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल होते हैं। पर कोई बच्चा है, वो कोई किशोर अवस्था का बच्चा है, उसे नए सिरे से शुरुआत करनी है तो उसके मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैं क्या बनूं, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी इच्छा अलग है, मेरे पेरेंट्स की इच्छा अलग है, समाज मेरे से अलग उम्मीद करता है। तो इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि इस स्टेज के ऊपर, इस निर्णायक मोड़ के ऊपर मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर उसके बीच में भूमिका संबंधी उलझन और पहचान संबंधी उलझन उत्पन्न हो जाती है। एक और एग्जाम्पल है कि उदाहरण के लिए यह गांव में एक किशोर कृषि कार्य में अपने परिवार का सहयोग कर रहा है तो 12 से 16 वर्ष की आयु आयु का होने पर उसकी भूमिका में अधिक परिवर्तन नहीं होता सिवाय उसको और अनेक जिम्मेदारियां सौंपी जाए। अगर एक किसान है और उसका जो बेटा है वो कृषि कार्य कर रहा है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसको कोई उलझन नहीं होगी जब तक कि उसके ऊपर कोई दूसरी जिम्मेदारियां साथ में ना सौंप दी जाए। तो यह जो अवस्था होती है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही निर्णायक मोड की अवस्था होती है। इसमें बच्चों को अपना करियर देखना होता है, अपनी अपनी इच्छा को भी महत्ता देनी होती है जिसके अंदर उनके मन में बहुत सारी उलझनें होती हैं। तो परिवार, स्कूल, समाज को चाहिए कि वो इस समय अपने बच्चों का सहयोग करे, उनकी इन उलझनों को दूर करने का पूरा प्रयास करे और बच्चों को समझें कि बच्चे खुद क्या चाहते हैं, वो अपने आप को कहाँ पे स्टैंड करना चाहते हैं, इन सब बातों को वो समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में स्वयं की भावनाओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम किशोरावस्था की विशेषताओं को जानेंगे कि कौन कौन सी स्वयं को जानने संबंधी विशेषताएं इस समय उनके अंदर होती है। किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विवरण संक्षिप्त और केवल विचार रूप में ही होता है। इस समय वह अपने आप को जब एक्सप्लेन करता है तो वह यह नहीं बोलता मैं इससे ज़्यादा लंबा हूँ, वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता है अपने बारे में।
स्वयं का विवरण देने पर अधिक बल नहीं देते, अपने व्यक्तित्व को संक्षिप्त रूप में बताने या अपने आंतरिक गुणों पर अधिक बल देते हैं। अतः वे स्वयं का विवरण शांत, संवेदनशील, शांत दिमाग, बहादुर और अच्छा होने के रूप में दे सकते हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन ना हो, बहुत ही संक्षिप्त रूप में हो, जिसमें एक दो शब्दों से ही जो व्यक्ति है वो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले। तो इस समय वो स्वयं का विवरण जो है वो संक्षिप्त रूप में देते हैं। सेकंड पॉइंट है, किशोरावस्था के दौरान में कई विरोधाभास होते हैं, अतः किशोर स्वयं के बारे में इस प्रकार बता सकता है कि मैं शांत हूँ लेकिन सरलता से विचलित हो जाता हूँ, अथवा मैं शांत हूँ और मैं बातूनी भी हूँ। यानी कि जब किशोर अपने बारे में बोलते हैं तो वो थोड़ा सा उनके मन में विरोधाभास होता है कि एक्चुअल में मैं हूँ क्या। मैं शांत हूँ पर सरलता से विचलित हो जाता हूँ, मतलब कोई भी अगर कुछ कहता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी बात को सुन लेता हूँ। या मैं शांत हूँ पर मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ। यहाँ पर अलग अलग बातें होती हैं जो वो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है, किशोर स्वयं की भावना में काफ़ी उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, क्योंकि किशोर भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अनुभव करते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उनके बारे में उनकी समझ स्थिति और समय के अनुसार बदलती रहती है। अब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, किशोर उनकी जो बढ़ती हुई उम्र होती है उसमें समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आते जाते हैं। उनकी सोचने की क्षमता में, वो जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं उसके अनुसार उनको कौन से अचीवमेंट मिल रहे हैं और उनके सामने कौन सी कठिनाइयाँ आ रही है, उसके अनुसार वो उनके अनुभव होते हैं। अनुभवों के आधार पर उनकी जो भावनाएं हैं वो बदलती जाती है, उनकी समझ में परिवर्तन आता जाता है। फोर्थ पॉइंट इज, किशोर के स्वयं में आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं से होता है, यानी आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि वो अपने आप को कहाँ पे स्टैंड किया हुआ मानते हैं, कहाँ पे मानते हैं, और रियल वास्तविकता में वो क्या है, इसके बारे में वो जानना प्रारंभ कर देते हैं। अब आदर्श स्वयं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उनके लिए जो अचीव करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो टारगेट उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर सोचा है उसको लेके वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं उसके बारे में। हम में से प्रत्येक का यह ज्ञान है कि हम आदर्श रूप में कैसा होना चाहते हैं। इसे आदर्श स्वयं कहा जाता है जो हम विकसित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक लड़की जो वास्तव में बहुत छोटी है, लंबा होने की इच्छा रख सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है कि कोई बच्चा है वो आज की स्थिति में क्या है, पर वो आदर्श रूप में सोचता है कि मैं एक बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ, मैं एक बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। यानी उसकी एक कल्पना है, वो उसका आइडियल सेल्फ है जहाँ तक वो पहुँचना चाहती है। तो इसके लिए वो अपने आप को विकसित करेगी, अपना विकास करेगी, अपने आप में परिवर्तन लाएगी और वहां तक पहुंचने का प्रयास करेगी। फिफ्थ पॉइंट है, किशोर बच्चों की अपेक्षा स्वयं के बारे में अधिक सचेत होते हैं और अपने अपने में ही मग्न रहते हैं। इससे उन्हें हमेशा मंच पर रहने का अभ्यास रहता है। ऐसा आभास है कि उन्हें हर वक्त नोटिस किया जा रहा है। यही कारण है कि अधिकांश किशोर किशोर अपने बाह्य रंग रूप में अपने बाह्य रंग रूप के प्रति अधिक परेशान रहते हैं। मंच पर रहने का क्या मतलब है कि बच्चों को हर समय लगता है कि उन्हें कोई नोटिस कर रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अपने रंग रूप पे बहुत ध्यान देते हैं और मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, मुझे इस समय बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं अपने फ्रेंड्स के हिसाब से सुंदर लग रही हूँ। ये बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर उनके मन में हर समय विचार चलते रहते हैं और वो इन सब बातों को लेके बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। अब है कि आप स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने 5 पॉइंट तक हो गए हैं और इसमें हमने किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में जाना है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसे आप एक नोटबुक लेना और उसमें लिखना, जिससे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और इजीली समझ में आएंगे। जिसमें है कि पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि आप ऊपर दी गई भावना अथवा विचार का अनुभव कर सकते हैं। यानी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप एक नोटबुक लें और उसे एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करें। जैसे आदर्श स्वयं है, तो अब आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, आप उसके बारे में 2 लाइनें लिखें। आप जो रियल सेल्फ है आप उसके बारे में लिखें। आप अपने
अपने भाषा में अपने आप को एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये जो शब्दावली है, ये जो वर्ड्स हैं, बहुत इजीली समझ में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि आप इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं अथवा आप इस संबंध में दुविधा में हैं? जो मैंने इससे पहले समझाया कि जो उलझन है बच्चों के मन में, आप उसके बारे में लिखें कि आपकी जो पहचान की उलझन है, आप उसके बारे में स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप उसे अपनी नोटबुक में लिखें। थर्ड है, क्या आपने इन पहलुओं पर अपने मित्रों में परिवार के सदस्यों से चर्चा की है, इस बारे में सोचिए। आपके मन में जो उलझन है वो आप अपने पीयर ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे जहाँ पे भी उलझन है आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, वो उसे और ज़्यादा सही करेंगे और आपके विचारों की उलझनों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने इस पूरे चैप्टर को एक समरी बनाई है जिससे कि आप इसे उसे पढ़ें और आपको जितने भी पॉइंट्स आए हैं उसको मैंने एक लाइन डायग्राम में तैयार किया है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पे एक लाइन डायग्राम बनाया है मैंने, जिसमें आप इन चारों अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में दोबारा से पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, जिसे मैंने 4 भागों में एक्सप्लेन किया है: शैशवकाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब एक बार हम इसे दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? बालक को स्वयं की जानकारी, समझ और पहचान नहीं होती है। स्वयं की भावना शैशवावस्था के दौरान क्रमिक रूप से होती है, यानी कि स्वयं की भावना का विकास है वो एक सीक्वेंशियल वे से होता है, क्रम के द्वारा होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है एक क्रम के रूप में इस स्वयं की भावना का विकास होता है। 18 महीने की आयु में बालक स्वयं की छवि को पहचानने लगता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो शीशे के सामने जाता है और अपने आप को पहचानना प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष में शिशु व्यक्तिगत सर्वनाम का प्रयोग करने लग जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था ये मेरा खिलौना है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा की बाइक है, ये मेरे पापा की गाड़ी है। इस प्रकार के वर्ड्स यूज करना शुरू कर देता है। अब वह स्वयं को शीशे में पहचानना प्रारंभ कर देता है। सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। 3 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो सही प्रकार से बोलना प्रारंभ कर देते हैं। वो अपने बाह्य विवरण को बताते हैं, मैं लंबा हूँ, मैं बड़ा हूँ, स्वयं का विवरण देने लगते हैं, स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं। मुझे डर नहीं लगता है, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है, मुझे बाहर जाने से डर नहीं लगता है, मुझे ये पूरी राइम्स आती है, मुझे ये पूरी स्टोरी आती है। वो इस प्रकार से अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। अपने भिन्न भिन्न गुणों को पहचानने में असक्षम होते हैं। उनकी जो अलग अलग क्वालिटीज होती हैं उस इस समय तक, यानी कि 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था तक वो इजीली उसको समझ नहीं पाते हैं। मध्य बाल्यावस्था में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसमें सेल्फ इवेल्युएशन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये थोड़ी जटिल अवस्था होती है, जिसमें आंतरिक विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस कर सकती हूँ, गाना गा सकती हूँ। तो ये अपनी आंतरिक विशेषताएं हैं, उन्हें जानने लग जाते हैं। बच्चों के विवरण में सामाजिक विवरण एवं पहचान शामिल हो जाते हैं, यानी कि अब वो अपने आप को सामाजिक विवरण देना शुरू कर देते हैं, अपनी पहचान बनाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें हमने सेल्फ आइडियल सेल्फ के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है सामाजिक तुलना करना प्रारंभ कर देते हैं कि मैं इससे लंबा हूँ, मैं इससे अच्छा काम कर सकती हूँ, मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगी, मैं पूरी क्लास से फर्स्ट आके दिखाऊंगी, मैं इससे ज़्यादा अच्छा भाग सकती हूँ, मैं साइकिलिंग बहुत अच्छा कर सकती हूँ। नेक्स्ट है वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर करना प्रारंभ कर देते हैं। ये विवरण अधिक वास्तविक, और इनका जो विवरण होता है, अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही रियलिस्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा वास्तविक होता है। किशोरावस्था में हमने पढ़ा कि यह जटिल अवस्था होती है। इस समय स्वयं का विवरण संक्षिप्त रूप में होता है, कम शब्दों में अपने बारे में बताते हैं, और इसमें कई विरोधाभास उत्पन्न हो जाते हैं, करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको लेके।
स्वयं की भावना में काफ़ी उतार चढ़ाव का अनुभव करने लगते हैं। समझ की स्थिति वह समय के अनुसार बदलती जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे उनकी समझ में परिवर्तन आता है। इस समय आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं में वो अंतर स्पष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं और स्वयं के बारे में अधिक सचेत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो पूरा चैप्टर है उसका पूरा एक लाइन डायग्राम बना रखा है, जिससे कि आप इजीली उसको समराइज कर सकें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बनाएं, इसको याद करें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।